हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों परीक्षा के अंतिम दिनों में चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसलिए कि क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए ताकि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े कि क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन दीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारी सीरीज के वीडियो का पहला प्रश्न है। वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपेयर करने वाले हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वो भी बच्चे की तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके दोस्तों। देखते हैं दोस्तों हमारे इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है या बदला जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके एग्जाम में 100% पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से सीखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई छड़ है, कोई तांबे की छड़ है मेरे दोस्तों, जिसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है। अभी भाई इसको पिघलाकर दोस्तों किसमें खींचा जाता है? समान मोटाई का 18 मीटर लंबा तार खींचा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो तार आपने बनाया है उसकी मोटाई कितनी होगी। आइए आपको सारी बातें समझ में होगी दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसके सॉल्यूशन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए हल करते हैं इसको। जो आपका छड़ है मेरे दोस्तों, जो तांबे की छड़ है उसकी व्यास कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। भाई व्यास यानी कि डायमीटर कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। तो मुझे बता दीजिए रेडियस कितनी होगी? त्रिज्या दोस्तों व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 1/2 हो जाएगी। भाई आधी यानी कि 1/2। अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरे दोस्तों। उसकी लंबाई कितनी है? लंबाई यानी कि h यानी कि l। ओके, लंबाई यानी कि एल या फिर बराबर आप बोल सकते हो। कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। अभी इसको पिघलाकर तार में खींचा जाता है। इसको पिघलाकर 18 मीटर लंबा तार खींचा जाता है, यानी कि जो बाद में तार खींचा जाता है उसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर। लिखेंगे तार की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? 18 मीटर यानी 1800 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि छड़ से तार बनाया गया है मेरे दोस्तों, इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का आयतन क्या होगा? उस छड़ का आयतन बराबर इस तार का आयतन मेरे दोस्तों। चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि छड़ को पिघलाकर या चूंकि छड़ से तार बनाया गया है, इसने साफ कहा है दोस्तों कि छड़ से क्या बनाया जाता है? एक समान मोटाई के तार खींचा जाता है। चूंकि छड़ से तार बनाया जाता है, अतः छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छी समझिए इसको। छड़ से तार बनाया गया है तो छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन होगा। भाई पदार्थ तो वही रहेगा जो छड़ में था, वही तार में ही होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको तार की मोटाई बतानी है तो आपका जो छड़ है वो भी बेलन का आयतन उसमें लगेगा और जो तार है उसमें बेलन का आयतन लगेगा मेरे दोस्तों। तो छड़ का आयतन क्या हो जाएगा? πr²h। क्या हो जाएगा? πr²h। ये भी तार का भी कितना हो जाएगा? πr²h हो जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आप छड़ की बात करोगे तो उसको आप r1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप r2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये r1 h1 और ये r2 h2 हो गया मेरे दोस्तों। पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 कितना है मेरे दोस्तों? 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर। यह यानी कि छड़ की लंबाई कितनी थी मेरे दोस्तों? 8 सेंटीमीटर बराबर 8 रख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। R2 यानी कि उसकी जो त्रिज्या है, जो तार बनी है उसकी त्रिज्या, आप यहीं से मोटाई निकाल पाओगे बड़े आराम से। देख लीजिए, R2 यानी कि नहीं पता है आपको, रहने दीजिए। S2 कितना है मेरे दोस्तों? S2 कितना है देखिए, S2 तो आपका 1800 की तार के लिए लंबाई कितनी है? 1800 है मेरे दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और गुणे में 8।
ये गुणा में है मेरे दोस्तों, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 8/1800 हो गया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अभी भी ये कट रहा है। 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कि 900। कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1/900 हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि 1/900, 1/900 बराबर R2 स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। स्क्वायर आएगा, रूट बनाएगा, यानी कि R2 बराबर 1/√900 हो गया। R2 बराबर 1/900 हो गया मेरे दोस्तों। 900 का अंडर कितना होता है? आप जब 900 को बाहर निकालोगे रूट के तो आएगा 30। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 30, यानी कि R2 यानी कि जो तार है उसकी त्रिज्या कितनी है मेरे दोस्तों? 1/30 सेंटीमीटर है। बट आपको क्या चाहिए? आपको तो मोटाई चाहिए, यानी कि पूरी व्यास चाहिए। आपको क्या चाहिए? व्यास। लिखेंगे अतः तार की मोटाई यानी कि डी बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो डी बराबर 2 गुणे 1/30 हो जाएगा। डी बराबर 2 गुणे 1/30 हो जाएगा, यानी कि 15, यानी कि मोटाई कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 1/15 सेंटीमीटर। आप इसे मिलीमीटर में चेंज कर सकते हो, 0.67 mm हो जाएगा, 0.67 mm या 1/15 सेंटीमीटर दोस्तों। यानी कि जो तार था उसकी लंबाई जिस 18 सेंटीमीटर हो गई थी, तो उसकी मोटाई कितनी होगी? जिस तार की मोटाई 1/15 सेंटीमीटर या 0.67 mm यानी कि मिलीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और EC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC की समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD/EB बराबर AE/AC। आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आप इसे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल देखने में कठिन लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि त्रिभुज के क्वेश्चंस बहुत कठिन होते हैं, जी नहीं, ये बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है। यहाँ पे आप इसे अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, आप इसे बहुत आराम से कर सकते हो। देखिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके क्या दिया है? जो त्रिभुज है उसमें डी रेखा क्या कर रही है? AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। कैसे लगेगा ये? कैसे लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप आराम से, आपको प्रमेय याद होगा, आपको प्रमेय याद होगा दोस्तों, थेल्स प्रमेय यानी बीपीटी थ्योरम 6.1 आपको याद होगा। अगर वो आपको याद है तो उससे आपको लग जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया है, ओके। और क्या कहा उसने कि डी जो है वो समांतर है BC के। डी किसके समांतर है मेरे दोस्तों? BC के समांतर है। आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देख लीजिएगा। सिद्ध करना है दोस्तों AD/AB बराबर AE/AC। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। बताता हूं दोस्तों, बीपीटी थ्योरम क्या है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाती है और वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा क्या करती है? त्रिभुज के उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, जैसे कि डी कर रही है। डी क्या कर रही है? AB और AC को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, D और E पर, ध्यान देंगे। और D समांतर है BC के, तो ये रेखा क्या करेगी? AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD/DB बराबर AE/AC होगा दोस्तों। थ्योरम लिखेंगे दोस्तों, प्रमेय 6.1 से त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या करती है? वो त्रिभुज की उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपको यहां से मिलेगा AD/DB बराबर AE/AC। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिला है? AD/DB बराबर AE/AC मिलेगा ना। ये रेखा AB और AC को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी, साथ में OBC के समांतर है, तो यह इन दोनों भुजाओं के एक अनुपात में बढ़ रही है। दोस्तों आपको प्रूफ क्या करना है? AD/DB बराबर AE/AC, यानी कि AD और AE को सिक्योर रखना है। रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए। DB/AD बराबर AC/AE हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आप दोनों तरफ को जब पलटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या लाना है? AB। आपको क्या लाना है मेरे दोस्तों? AB लाना है। तो DB में अगर AD जोड़ दे, DB में AD जोड़ दे तो AB हो जाएगा, और EC में AE जोड़ दे तो आपका AC हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या करेंगे मेरे दोस्तों? एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। आप आराम से कर पाओगे। देखिए जरा ध्यान से कैसे होगा। AD का एक में गुणा होगा तो हो जाएगा AD + DB/AD। AD + DB/AD हो गया।
बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, EC प्लस AE बटे AE हो जाएगा। देखिए EC प्लस AE बटे AE हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 1 1 है। आइए आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। AD और DB मिलकर क्या बना रहे हैं जी, AB बना रहे हैं। तो AB बटे AD हो गया, AB बटे AD हो गया दोस्तों। और AC प्लस AE क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC बटे AE हो जाएगा। फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC हो जाएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न था मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सा प्रश्न था। बस आपको समझने की जरूरत थी, देख लीजिए हो गया। आपको बीपीटी थ्योरम आपको याद होना चाहिए, बाई बीपीटी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या फिर आप इसे बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोल सकते हो, सेल्फ प्रमेय भी कह सकते हो मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। एक बार प्रमेय फिर रिवाइज करोगे कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज के दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि डी बीसी के समांतर थी और ए बी और एसी को डी और ई पर काट रही थी, तो ये क्या करेगी, ए बी और एसी को एक अनुपात में बांटेगी, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी हो जाएगा दोस्तों। कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। ये द्विघात समीकरण दिया है, आपको इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना है मेरे दोस्तों। इसके सॉल्यूशन बताने हैं, लेकिन किस विधि से इसको सॉल्व करना है, गिब्स मेथड सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हल करना है। आई होप आपको ये बहुत अलग लग रहा होगा। अभी तक ऐसे गुणनखंड विधि से हल करते आए हो, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से हल करते आए हो, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगानी है तो बहुत ही आसान। अगर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया तो आप बहुत आराम से लगा सकते हो। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से कह दिया जाए तो आप आराम से फॉर्मूले करके सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी सी कठिन हो जाती है, बट ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, इसलिए आप पेशेंस बना के रखिए और इसको अच्छे समझिए दोस्तों। देखिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, बहुत अच्छे समझना है आपको। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। देखिए क्या रूल्स होती हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप बहुत ही इजिली इसको लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको कौन से दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप आराम से लगा सकते हो। और ये फॉर्मूला किसको नहीं याद होगा यार, सबको याद होता है, आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए ध्यान से, इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें यक्ष स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 रखना होगा। कितना रखना होगा जी, 1 रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो यक्ष स्क्वायर गुणांक क्या है, 2 है। यक्ष का गुणांक क्या है, -5 है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3 है ना दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से लगाने के लिए इसको क्या करना होगा, यक्ष स्क्वायर के गुणांक को 1 रखना होगा। कितना रखना होगा जी, 1 रखना होगा। अब 1 कैसे होगा, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या करेंगे, यक्ष स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। लिखेंगे मेरे दोस्तों समीकरण को 2 से भाग करने पर। अच्छे समझिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे समझिएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 इसलिए 2 से भाग करेंगे जिससे कि 1 हो जाए। और जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो भाई 2 1 कम 2 2 कट जाएगा ना, तो बचेगा केवल यक्ष स्क्वायर। क्या बचेगा, यक्ष स्क्वायर। बट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये कट नहीं रहा था तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहने दीजिए। हुआ ना कोफिशिएंट, हुआ ना एक कोफिशिएंट। क्या किया, समीकरण को 2 से भाग कर दिया। समीकरण को 2 से भाग करने पर हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। याद रखना, पूर्ण वर्ग से सॉल्व करते समय हमेशा यक्ष स्क्वायर के कोफिशिएंट को कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे 2 था इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब आगे अगला स्टेप क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, लेकिन आपका ए वाला टर्म क्या बन गया दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा होगा एक्स दिख रहा होगा। जैसे कि ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, ए की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगला टर्म क्या होता है प्लस 2ab या माइनस 2ab, प्लस 2ab या माइनस 2ab। आप यहाँ पे देखिए माइनस 2ab माइनस में है, इसका मतलब किसका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको केवल a पता है, आपको केवल a पता है कि सर a हमारा x है 2ab। अब देखिए 2 दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहीं 2 दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। a तो दिख गया सर, a यहाँ पे x है, लेकिन b की वैल्यू कहाँ है, और 2ab फॉर्मूले में तो 2ab है ना, वो 2 कहां से लाएंगे, तो वो जनरेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ab बन के दिख रहा होगा। लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा, ये बैलेंस कहां रह गया। तो बैलेंस करने के लिए भैया क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये जो 2 हमने एक्स्ट्रा किया है ना फार्मूला बनाने के लिए, जो 2 एक्स्ट्रा किया उसी को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगला स्टेप क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे तो एक्स है, एक्स हो गया, और बी की जगह पे क्या बचेगा 5/4। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, हमने बैलेंस करने के लिए जो 2 किया था वही तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख सकते हो कि इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5/2x ही बचेगा, 5/2x ही बचेगा ना। लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है तो 2ab दिख रहा है, अभी भी अनबैलेंस है। क्यों, क्योंकि भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी तो होता है, वो बी स्क्वायर कहां होगा, देखिए बी की जगह पे 5/4 है, बी की जगह पे कितना है 5/4 है, तो 5/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे। अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ, अभी भी अनबैलेंस है, अभी भी अनबैलेंस है दोस्तों, अनबैलेंस है। क्यों, जिसे केवल जोड़े तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी, जितना जोड़ेंगे उतना घटा दिए, जितना जोड़ेंगे उतना क्या कर देंगे घटा देंगे, और लास्ट में आपका 3/2 बचा ही था तो रहने दीजिए और इक्वल टू में 0 कर देंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 था, हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। x का कोएफिशिएंट 1 रखेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, कोएफिशिएंट 1 हो गया। x स्क्वायर माइनस 5x 5/2x प्लस 3/2 बचेगा ना। अब हमें फार्मूला बनाना है, क्योंकि ये अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर का, तो 2 हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, अभी भी अनबैलेंस है, अनबैलेंस था तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2ab, b की जगह 5/4 दिख रहा होगा, b की जगह 5/4 दिख रहा होगा। अब x a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है ना, अब प्लस का b स्क्वायर भी तो चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब जब हम 5/4 को जोड़ेंगे, 5/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो उसको अनबैलेंस था, बैलेंस करने के लिए घटाएंगे भी तो माइनस 5/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस का 3/2 ऑलरेडी है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। बस अब ये चीजें देखिए, आप यहां से यहां तक देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है ना, किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। दोस्तों a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 5/4 है, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। दोस्तों ये टर्म क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और प्लस का 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप अब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर ये टर्म हो गया। आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा, तो यहाँ 8 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी कितने गुणा करना पड़ेगा 16 एकम 16, तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों नीचे तो हो गया 16, अब दोस्तों नीचे तो हो गया आपका 16, 25 से कम 25 और 8 3 24, 25 में से 24 जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1/16 बराबर 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0 हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ देते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है
रहने दीजिए। अगले टर्म में क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1/16 जो है मेरे दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि x माइनस 5/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 1/4 आएगा। कितना आएगा भाई, रूट की वैल्यू निकालोगे, रूट से वैल्यू निकालोगे तो मतलब प्लस माइनस में ही आएगा ना, रूट से वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस आएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा प्लस माइनस का। x इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 5/4 प्लस माइनस 1/4, x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके ऊपर है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। जब हम पॉजिटिव सिंबल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और 6/4 यानी कि 3/2, 3/2 हो गया। हमने पॉजिटिव लिया तो 3/2 आ गया, निगेटिव लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, भाई डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4/4 यानी कि 1, 4/4 बराबर 1 तो होगा, यानी कि एक मान आएगा 3/2 और एक मान आएगा 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक मान आएगा 3/2 और दूसरा मान आएगा 1। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अप्लाई करने वाले हैं परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।